अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके अमन से पूरे खित्ते का अमन जुड़ा है, लेकिन अफगानिस्तान की अंदरूनी बिसात पर असल खिलाड़ी कौन है? वो कौन है जिनके फैसले पूरे रीजन की किस्मत का फैसला करते हैं? जानते हैं अफगानिस्तान की बिसात के अहम पावर प्लेयर्स को। इसमें सबसे पहला नंबर है तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अख्वंदज़ादा का। इस वक्त मुल्ला हिबतुल्लाह ना सिर्फ तालिबान तहरीक बल्कि रियासत के भी सुप्रीम लीडर हैं, मगर 2016 से मुल्ला हिबतुल्लाह को ज्यादा लोग नहीं जानते थे। 2016 में तालिबान के बानी सरबराह मुल्ला उमर के जानशीन मुल्ला अख्तर मंसूर के अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत के बाद मुल्ला हिबतुल्लाह को अमीर मुंतखब किया गया था। कहा जाता है कि वो 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद से 2016 तक कोयटा के नजदीक एक कस्बे कुचलाक में मुकीम रहे, मस्जिद में इमामत और मदरसे में तदरीस करते रहे। उनका ताल्लुक तालिबान के सबसे बाअसर हल्के कंधारी ग्रुप से है। मुल्ला हिबतुल्लाह रहबरी शुरा के भी सरबराह हैं। यही मशावरती कौंसिल पहले कोयटा शुरा के नाम से भी मशहूर थी। ये बात याद रखें, फैसला हो या फतवा, अफगानिस्तान में हुक्म सिर्फ मुल्ला हिबतुल्लाह ही का चलता है। तालिबान तहरीक में क़यादत के लिए अगर कोई आलिम दीन है, शेखुल हदीस है, तो उसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है और उसके साथ साथ मुल्ला उमर के साथ कितनी वफादारी है ये भी पेश नज़र रखा जाता है। तो शेख हिबतुल्लाह शेखुल हदीस भी थे, आलिम दीन भी थे, पढ़ने पढ़ाने से भी ताल्लुक़ था, इल्मी शख्सियत भी थे, तो इसलिए उस क़यादत के लिए इनके लिए आसानी पैदा हुई कि ये क़यादत के मनसब तक पहुँचे। और फिर चूँकि कंधार से भी इनका एक ताल्लुक़ है, तो रिवायती तौर पर अफ़गान तालिबान की तहरीक में जो आला क़यादत में जितने लोग शामिल हैं उसका बेशतर हिस्सा कंधार से ताल्लुक़ रखता है। तो शेख हिबतुल्लाह की एक ये वजह थी कि इनको सामने लाया गया और आगे लाया गया। जो शेख हिबतुल्लाह है ये जब सरबराह बने थे तब मज़ाहमती अमल था, और उसके बाद जब मुज़ाकरात का डोर डाला गया तो तब भी उसकी रहनुमाई इन्हीं की जानिब से होती थी। तो शेख हिबतुल्लाह ने जो अपना कंट्रोल कायम किया उसकी एक वजह ये थी कि जो कंधार का ग्रुप था वो उनके साथ था, कंधार की जो तालिबान क़यादत थी वो उनके साथ खड़ी थी, और उन्होंने अपना असर व रसूख बतदरीज बढ़ाया। और फिर वो यहाँ तक पहुँचा कि जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो उसके बाद भी उनका जो इक़्तिदार पर कब्ज़ा था वो बढ़ता चला गया, और तमाम कमांडर चाहे वो अस्करी हों या सियासी हों वो तमाम इनके अहकामात मानने के पाबंद थे। और इन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद कई ऐसे फ़ैसले किए जो कि तालिबान की सफ़ों में ताकतवर समझे जाने वाले सिराजुद्दीन हक्कानी को भी न चाहते हुए मानना पड़े, और उन्होंने कई फ़ैसले इनके तस्लीम किए इख्तिलाफ के बावजूद। अफगानिस्तान में ताकत के मराकज़ में दूसरा नंबर है मुल्ला मोहम्मद याकूब का। ये मुल्ला उमर के बड़े बेटे और इस वक्त अफगानिस्तान के वजीर दिफा हैं। मुल्ला उमर का बेटा होने की वजह से ही तालिबान और अफगान समाज में इनका एहतराम और असर रसूख बहुत ज्यादा है, और इसी निस्बत की वजह से 2016 में मुल्ला याकूब को तालिबान के मिलिट्री कमीशन का सरबराह भी बनाया गया। हालांकि अमेरिका के खिलाफ तालिबान की मुसल्लह मज़ाहमत का जो ज्यादा फाल अरसा था, यानी 2001 से 2009 तक, तो इसमें मुल्ला याकूब ने कम उम्री की वजह से कोई किरदार अदा नहीं किया था। 1990 में पैदा होने वाले मुल्ला याकूब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो 11 सितंबर के हमलों के बाद कराची के मदारिस में भी ज़ेर तालीम रह चुके हैं। तालिबान तहरीक के अंदर मुल्ला याकूब की बहुत अहमियत है। उसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि वो मुल्ला उमर के फर्जंद हैं, और रूहानी तौर पर, सियासी तौर पर तालिबान तहरीक इस ख़ानदान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो वो इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त सिर्फ इसी वजह से देते हैं कि इनका ताल्लुक़ मुल्ला उमर के ख़ानदान से है, उनके बेटे हैं और इस तहरीक में इनका नुमाया नाम है। और इस हवाले से ये बात भी पेश नज़र रहे कि अब अगर तालिबान तहरीक की अगली क़यादत मुंतकिल होती है तो उसके लिए मुल्ला याकूब सबसे ताकतवर उम्मीदवार है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर इनको शेख हिबतुल्लाह की जगह क्यों अमीरुल मोमिनीन नहीं बनाया गया? तो उसकी एक वजह ये थी कि उस वक्त ये खासे कम उम्र थे और बिल्कुल यंग थे, नौजवान थे। तो उस वक्त ये फ़ैसला हुआ कि एक ऐसी शख्सियत को तहरीक का सरबराह बनाया जाए
जो कि एक मुकम्मल आलिम दीन भी हों, जिनका पढ़ने पढ़ाने से भी ताल्लुक़ हो और उनके इल्मी रसूख भी हो और उनके फ़ैसलों को तालिबान की क़यादत आसानी से तस्लीम भी करती हो। तो इस वजह से जो है शेख हैबतुल्लाह को जो है अमीरुल मोमिनीन के तौर पे नामज़द किया गया। लेकिन अब मुल्ला याकूब जो हैं उनको अफ़गानिस्तान की अहम तरीन वजारत सौंपी गई है। यानी आप ये समझ लें कि अफ़गानिस्तान की इस वक्त जितनी अस्करी ताकत है, जो अफवाज हैं, जो उसके इस्तख़बाराती इदारे हैं, जो पुलिस है, वो यानी वज़ारत दिफ़ा के एक तरह से मातहत है। और वो इन सारे मामलात को न सिर्फ ये देखते हैं बल्कि हम ये भी देखते हैं कि जब मुज़ाकरात का अमल होता है, जैसे अभी हालिया पाक अफ़गान झड़पों के बाद दोहा में मुज़ाकरात हुए, तो उसमें भी अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी मुल्ला याकूब ने की। हालांकि अगर हम देखें कि मुल्ला हसन भी मौजूद हैं और मुल्ला बरादर भी मौजूद हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी भी मौजूद हैं और भी कई एक लोग मौजूद हैं, लेकिन अब ये पता चलता है कि सियासी तौर पर भी मुल्ला याकूब ने अपना सरूर रसूख बढ़ाया है और अस्करी तौर पर तो चूँकि वो वज़ारत दिफ़ा उनके पास है तो वो वहाँ से भी मजबूत है। तो वो दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चल रहे हैं और इस तरह से उन्होंने अपनी ताकत में मज़ीद इजाफा किया है। अक्टूबर 2025 में सरहदी झड़पों के बाद पाकिस्तान के साथ दोहा में होने वाले जंगबंदी मुआहदे पर भी मुल्ला याकूब के दस्तखत हैं और बतौर वजीर दिफा अफगानिस्तान की तमाम तर मिलिट्री ताकत की कमांड भी मुल्ला याकूब के पास ही है। अफगान रेजिम के अहम रहनुमाओं की फहरिस्त में तीसरा नंबर है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का। मुल्ला बरादर मुल्ला उमर के करीबी साथी हैं और इनका शुमार तहरीक तालिबान के बानियों में होता है। 2010 में ये नूरियाबाद से गिरफ्तार हुए मगर बाद में रिहा कर दिया गया। इस वक्त मुल्ला बरादर वजीर इक़्तिसादी उमूर हैं, इसलिए हुकूमत के सियासी और सिक्योरिटी उमूर से दूर हैं। मगर तहरीक में इनका नजरियाती वजन अब भी बहुत ज्यादा है। दोहा मुज़ाकरात में मुल्ला बरादर मेज पर थे मगर इन दिनों फ्रेम के पीछे हैं। ये बहुत पुराने साथी हैं और फिर जब तालिबान तहरीक की बुनियाद डाली गई तो उसमें भी मुल्ला बरादर मुल्ला उमर के करीबी साथी थे। यहाँ तक के रहबरी शुरा में भी उनके साथ रहे, उनके नायब के तौर पर भी काम करते रहे। फिर इनकी गिरफ्तारी भी हुई, कई साल तक ये कैद रहे और जब दोहा में मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ तो उसका ये सबसे जो है ना मौसर एक हिस्सा थे जो उसमें किरदार अदा कर रहे थे। और उस वक्त तमाम लोगों का ये ख्याल था कि जब अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम होगी तालिबान की तो इनको कोई बड़ा ओहदा मिलेगा, कम से कम वज़ीर आज़म के तौर पर ये सामने आएंगे। लेकिन यहाँ वही बात आ जाती है कि शेख हैबतुल्लाह ने अपनी जो ताकत थी उसका इजहार किया। यानी वो बुनियादी तौर पर दो बातें कहते हैं कि वो चाहते हैं कि लोग उनको इस बात पर याद रखें कि वो मुल्ला उमर के जो अहकामात थे, जो उनका तरीक़ेकार था, उसको लेकर चलने वाले हैं ताकि अगर वो कल को मुल्ला उमर के सामने पेश हो तो उनको कोई शर्मिंदगी नहीं हो। दूसरा, वो अतात के नाम पर अपनी जो ताकत है उसको भरपूर तरीके से मनवाते हैं। यही वजह है कि मुल्ला बरादर जो कि मुज़ाकरातकार के तौर पर सामने आए, उनका बड़ा हिस्सा था, उनको इक़्तिसादी उमूर की वजारत दे दी। गो कि टेक्निकल बुनियादों पर देखा जाए तो ये भी एक अहम वजारत है, लेकिन अफ़गानिस्तान का जो एक मखसूस पस मंज़र है, जो उसका समाज है, जो उसकी सियासत है, उसकी बुनियाद पर अगर देखें तो हमें मुल्ला बरादर एक तरह से गैर मुताल्लिक़ वजारत के ओहदे पर नज़र आते हैं। यानी मुल्ला उमर के साथी होने, एक ताकतवर शख्सियत होने, मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करने, क़ैद काटने के बावजूद शेख हैबतुल्लाह ने यहाँ अपनी ताकत ज़ाहिर की और उनको एक इक़्तिसादी उमूर की वजारत देकर यानी जो दाखिली मामलात हैं उससे एक तरफ रखा। और दिलचस्प बात यह है कि मुल्ला बरादर ने भी इसको बिल्कुल मनवन तस्लीम किया, यानी उनकी जानिब से भी कोई एहतजाज या कोई बात ऐसी सामने नहीं आ सकी जैसा कि हम सिराजुद्दीन हक्कानी के मामले में हमने देखा। तो उन्होंने खामोशी से शेख हैबतुल्लाह की ताकत को भी तस्लीम किया है, उनकी इमारत को भी तस्लीम किया और जो उनको काम दिया गया है वो उस पर जो है जुट गए। इस फहरिस्त में चौथा नंबर है मुल्ला हसन आखून का। 80 साला मुल्ला हसन आखून इस वक्त अफगानिस्तान के वजीर आजम हैं। ये भी तहरीक तालिबान के बानियों और मुल्ला उमर के अव्वलीन करीबी साथियों में शामिल हैं। ये भी मुल्ला हिबतुल्लाह की तरह कंधारी हैं। इनके असर रसूख की वजह भी मैदान जंग नहीं बल्कि मिंबर है। मुल्ला हसन को शेख हैबतुल्लाह ने इस उबूरी हुकूमत का वजीर आजम बनाया और अगर आप इस काबीना का जायजा लें तो वजीर आजम एक बड़ा ताकतवर ओहदा होता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक बुजुर्ग शख्सियत को चुना गया। यानी वो मुल्ला उमर के साथी ज़रूर रहे, कोई 80 साल के करीब उनकी उम्र है, तो इस उम्र का आदमी जो दाखिली सियासत में कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर सकता। यानी हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि वो कोई चैलेंज नहीं बन सकता जो कि शेख हैबतुल्लाह की ताकत या इख्तियार को चैलेंज कर सके या कोई बात कर सके। तो उनके लिए एक बड़ा ओहदा है।
और आखिरी उम्र में उनको एक ऐसा ओहदा मिल गया कि वो उसको बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और उनको पता है कि मज़ीद ज़ाहिर सी बात है उनके पास कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, तो वो इस सूरत हाल में रहते हुए कंफर्टेबल हैं। तो उनके साथ जो है शेख हैबतुल्लाह भी कंफर्टेबल हैं। उनको पता है कि एक ऐसे वज़ीर आज़म है कि जो न किसी मामले में कोई इख्तिलाफ़ करेंगे, ना उससे रूगर्दानी करेंगे, तो वो इस तरीके को लेकर चलते रहेंगे। तो इस बुनियाद पर वो एक ताकतवर शख्सियत अपने ओहदे के एतबार से तो हैं, लेकिन सियासी या अस्करी तौर पर उनके पास ऐसी क़ुव्वत बिल्कुल भी नहीं है कि वो इनफरादी तौर पर कोई चीज़ कर सकें या अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत की अमलन सरबराही करने वाले शेख हैबतुल्लाह उनको चैलेंज कर सकें। और अब जरा बात करेंगे अफगानिस्तान की बिसात के उन अहम खिलाड़ियों की जिनके इस वक्त तालिबान रजीम के कंदहारी ग्रुप से ताल्लुकात ऊंच नीच का शिकार हैं। ऐसे रहनुमाओं में सबसे पहला नंबर सिराजुद्दीन हक्कानी का है, जो इस वक्त अफगानिस्तान के वजीर दाखिला हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी मुमताज अफगान कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं, जो पहले रूस और उसके बाद अमेरिका के खिलाफ मुसल्लह मज़ाहमत की क़यादत करते रहे हैं। मशरकी अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज पर कामयाब हमलों की वजह से मग़रिबी मीडिया ने उन्हें डेडली हक्कानी नेटवर्क का नाम दिया। सिराजुद्दीन हक्कानी कंधारी ग्रुप से इख्तलाफात का इजहार अब एलानिया कर रहे हैं और खुलकर कह चुके हैं कि आज जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनका मज़ाहमत में कोई किरदार नहीं है। داسې غږیږي چې د فتح هم ځان ته منسوبوي، د قربانۍ هم ځان ته منسوبوي، د سړیتوب هم ځان ته منسوبوي. ګوره خدای نه به عافیت غواړي، خدای نه به سلامتیا غواړي. ما د فتح ځان ته منسوبوي، ما د شهدا بدنام کوي په دې شیانو باندې. دا څوک چې لوړ لوړ غږیږي ادب دې مولوي صاحب محترم تاسو تحقیق وکړئ، په خدای کې یو ورځ جهاد هم کړی وي درغو. सिराजुद्दीन हक्कानी के तालिबान के कंधारी ग्रुप से इख्तिलाफ की सिर्फ एक यही वजह नहीं है, बल्कि इसका तवील पस मंजर है। सिराजुद्दीन हक्कानी और शेख हैबतुल्लाह के जो इख्तिलाफात हैं वो भी बड़े अहम हैं और बहुत दिलचस्प हैं। मेरा ख्याल है कि सिराजुद्दीन हक्कानी एक बड़ी वाहिद शख्सियत है जो वजारत के होते हुए उन्होंने अपने इख्तिलाफात का बरमला इजहार किया, यानी कम अज़ कम अपने अमल से तो उसका इजहार किया। इख्तिलाफात जो पैदा हुए, पहला इख्तिलाफ पैदा हुआ था जब ये हुकूमत बन गई थी, तो उसके कुछ ही अरसे के बाद, और वो इख्तिलाफ था बच्चियों की तालीम और ख़वातीन की जॉब्स के हवाले से, और उसके अलावा कुछ इंतज़ामी तब्दीलियों पर भी था। अब्दुल बाकी हक्कानी वजारत तालीम में होते थे और ये वो वज़ीर थे जो कि मुल्ला उमर की काबीना में भी बतौर वज़ीर तालीम थे। और अहम बात यह है कि ये उस वक्त भी मुल्ला उमर के सामने और शूरा में खुल्लम खुल्ला इस बात का इजहार करते थे कि बच्चियों की तालीम होनी चाहिए। तो जब दोबारा इनको वजारत तालीम दी गई, बुज़ुर्ग आदमी है, तो इन्होंने यही मौक़िफ़ फिर इख्तियार किया। और चूँकि शेख हैबतुल्लाह बच्चियों की तालीम के हवाले से बिल्कुल अलग नुक्ता नज़र रखते हैं और वो इसको नहीं मानते हैं, और ख़वातीन की जॉब्स के हवाले से भी उनका एक अपना नुक्ता है, तो जब शेख अब्दुल बाकी हक्कानी ने उससे इख्तिलाफ़ किया तो उनको वजारत के ओहदे से हटा कर शेख हैबतुल्लाह ने अपना एक काबिल एतमाद शख्स जो है उसको वजारत तालीम दी, जो कि बिल्कुल शेख हैबतुल्लाह के नज़रिए के मुताबिक काम करने के लिए तैयार था। तो अब हुआ ये कि ये पहला एक इख्तिलाफ़ था। उसके बाद इख्तिलाफ़ दूसरी बार वहाँ पैदा हुआ जब सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपनी वजारत में अपने एक मोतमिद साथी हाजी बादशाह वज़ीर को तैनात किया। ये तैनाती भी शेख हैबतुल्लाह को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और ये तैनाती वापस लेकर हाजी बादशाह वज़ीर को गज़नी सूबे में कुदरती आफ़ात के महकमे का डायरेक्टर तैनात कर दिया गया। यानी ये बराह रास्त एक तरह से सिराजुद्दीन हक्कानी की तज़लील थी। उनको बताया जा रहा था कि आपने जो फ़ैसला किया है उसकी शेख हैबतुल्लाह के फ़ैसले के सामने कोई अहमियत नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद एक तीसरा मामला होता है। वो ये होता है कि खोस्त में हक्कानी नेटवर्क के एक सीनियर कमांडर थे जो ग्वांतानामो बे में भी कई साल रहे, पुराने जिहादी थे, मौलवी नबी उमरी। ये खोस्त के गवर्नर के तौर पर मौजूद थे और खोस्त, जैसा कि हम बता चुके हैं कि हक्कानी नेटवर्क के लिए कितनी अहमियत रखता है सियासी तौर पर, समाजी तौर पर। उस गवर्नर को भी शेख हैबतुल्लाह ने हटा दिया और वहाँ पर ज़ाबुल से अपने एक एतमाद का शख्स भेजकर उसको गवर्नरी सौंप दी। अच्छा, जब ये सारे मामलात हुए तो फिर सिराजुद्दीन हक्कानी ने इस फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपने एहतजाज का ऐलान अमली तौर पर यूँ किया कि वो अफ़गानिस्तान छोड़कर मुत्तहिदा अरब अमारात जाकर बैठ गए और वहाँ अरब अमारात के हुक्काम से उनकी मुलाकातें भी हुई। और उसके बाद कई माह वहाँ बैठने के बाद
फिर जो अफ़गानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ़ है जो हालिया मुज़ाकरात में भी शामिल रहे मौलवी अब्दुल हक वसीक़, इनके रब्ता करने पर फिर वो अफ़गानिस्तान वापस आए और वापस आते ही इन्होंने पहला काम ये किया कि अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। और फिर वो सूरत हाल यानी नुमाया होने लगी कि इख्तिलाफ़ात इस दर्जे तक हैं। फिर मौलवी वसीक़ इनको लेकर कंधार गए और इनकी 3 दिन तक शेख हैबतुल्लाह के साथ तवील मुलाकातें रहीं और उन मुलाकातों के बाद इस्तीफ़ा वापस ले लिया गया। लेकिन ये याद रहे कि वो जो तैनातियाँ शेख हैबतुल्लाह ने वापस ली थी वो जू की तू बरकरार रही, उसके ऊपर जो है ना कोई फ़ैसला नहीं हुआ। हक्कानियों और कंधारियों के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं इस पर बहुत बात हुई और बहुत सारे लोग ये सोचने समझने लग गए थे कि अब ये इख्तिलाफ़ जो है वो ताकत की तरफ जाएगा, असलहे का इस्तेमाल होगा। लेकिन एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि शेख हैबतुल्लाह हो या सिराजुद्दीन हक्कानी यानी कंधारी हो या हक्कानी, एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी ताकत जो है वो उनके इत्तेहाद में पिन्हा है। यानी जिस दिन उन्होंने अपनी आपसी जंग जो है वो इख्तिलाफात से बढ़कर बंदूक की सतह पर शुरू की तो उनका इत्तेहाद न सिर्फ ख़त्म होगा बल्कि अफ़गानिस्तान से उनका कंट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा। और वो जो दीगर क़ुव्वतें कुछ अफ़गानिस्तान में और कुछ अफ़गानिस्तान से बाहर अभी भी मौजूद हैं वो फिर इसका फ़ायदा उठाकर इस इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेंगी। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि जो साबिक़ा शुमाली इत्तेहाद की लीडरशिप जो यूरोप अमरीका में मुक़ीम है, गो कि उनके आपस के भी इख्तिलाफ़ात हैं, वो भी मुंतज़िर हैं कि कब इनके इख्तिलाफ़ात इस दर्जे के बढ़ें कि हमें मौका मिल सके। इस वक्त अफगानिस्तान में साबिक़ वज़ीर आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबंदीन हिकमतयार भी मौजूद हैं। हिकमतयार रूस और अमरीका दोनों के खिलाफ बरसरे पैकार रह चुके हैं, मगर इस वक्त तालिबान रजीम के अताब का शिकार हैं। इनके खुतबा जुमा पर पाबंदी है और इनके बेटे हबीबुल्लाह हिकमतयार का कहना है कि उन्हें बैरून मुल्क सफर से भी रोक दिया गया है। गुलबदीन हिकमतयार सोवियत यूनियन के खिलाफ मज़ामत के ज़माने में अफ़गानिस्तान की एक ताकतवर अस्करी और सियासी शख्सियत भी थे और उनकी एक अहमियत थी। लेकिन जब 94-95 में अफ़गान तालिबान ने बल्कि सितंबर 96 में काबुल का कंट्रोल संभाला तो उसके बाद ये तेहरान मुंतकिल हो गए थे और अगले 4-5 साल इन्होंने तेहरान में गुजारे और उसके बाद 2001 में दोबारा अफ़गानिस्तान वापस आए और उस मज़ाहमत में अपना हिस्सा डाला। वो क्या अलामती हैसियत थी क्योंकि इनकी तंजीम बिखर गई थी, बहुत सारे लोग जो थे वो हामिद करज़ई की हुकूमतों का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन एक अलामती हैसियत के तौर पर वो मौजूद रहे। 2016 में उन्होंने डॉक्टर अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात किए, उसके बाद वो काबुल आए तो जुलूस की शक्ल में आए। उसके बाद जो इंतखाबात का अमल था उसमें वो शरीक भी हुए और उसमें जब हम उसका जायज़ा लेते हैं तो वो बड़े निचले नंबरों पर थे। यानी माजी की एक ताकतवर शख्सियत जो कि हमेशा इंतखाबात, इलेक्शन, जमहूरियत की बात करती थी, वो अपने नुक्ते नज़र के एतबार से यानी निचले पोजीशन पर थी। तो इससे हमें ये लगता है कि सियासी तौर पर तो कोई बड़ा किरदार अदा नहीं कर सकते और अस्करी तौर पर भी वो बहुत कमज़ोर पोजीशन पर है। अफगानिस्तान की बिसात पर कुछ ऐसे रहनुमा भी हैं जो माजी में दियो थे और अब महज साए ही रह गए हैं। कुछ बैरून मुल्क में हैं और कुछ अफगानिस्तान में मौजूद होने के बावजूद फाल किरदार अदा करने की पोजीशन में नहीं है। चाहे साबिक सदर हामिद करज़ई हो या साबिक वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल्ला, बैरून मुल्क मौजूद जुम्बिश मिल्ली के सरबराह अब्दुल रशीद दोस्तम या शिमाली इत्तेहाद के सरबराह अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, ये सब मौजूद तो हैं मगर सियासी मंजर से गायब हैं क्योंकि तालिबान रजीम की सख्त गिरफ्त में अपोजिशन का वजूद रखना ही नामुमकिन हो गया है। अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ एक ताकत का मुकम्मल कंट्रोल है और यही जुज़वी इस्तेहकाम का बाइस भी बन चुका है।